हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का बीजेता जीके में। आज हम देखने वाले देखिए यह सिलेक्शन चेक स्टडी का सेट नंबर 18 होगा और ये जो न्यू डिटेल बुक है ना उससे लिया गया है। इसे देखिए बिहार एसएससी एवं बिहार प्रशाखा पदाधिकारी एवं जितने भी बिहार के एग्जाम हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा रेलवे के लिए भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सेम क्वेश्चन रहता है। तो शुरू करते हैं। देखिए एक मोटिवेशन बोर्ड है, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लड़ तो सही, खुल जाएंगे सभी रास्ते रुकावट से लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू जीत पर अड़ तो सही। देखिए इसका पहला प्रश्न देखने वाला है, भारतीय बीज प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किन्हें माना? देखिए भारतीय बीज प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में किन्हें माना जाता है? देखिए ये हो जाएगा बद्री नारायण रामूलाल बरवाले। क्या? बद्री नारायण रामूलाल बरवाले, इन्हें भारतीय बीज प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में माना था। देखिए इन्हें वर्ष 1998 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। इसके अलावा देखिए जो भारतीय में हरित क्रांति जनक होता है ना, भारतीय हरित क्रांति जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना था, जबकि जो विश्व में जनक हैं हरित क्रांति के, इसे डॉक्टर नॉर्मन वर्लोक को माना जाता है। अगला है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि NAFCC की स्थापना की गई थी। कब किया था? देखिए ये किया था वर्ष 2015 में। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूल निधि की जो स्थापना है वर्ष 2015 में किया गया था। अगला देखते हैं, मिल्पा, लदांग, रोका और मिशोल क्रमशः किन देशों में झूम कृषि के नाम है? देखिए जो झूम कृषि है ना उसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो क्या करें, मिल्पा, लदांग, रोको। इससे एक प्रश्न हमेशा देखिए ये सेट में 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो कृपया अच्छा ध्यान से याद रखिएगा। तो यह कहाँ का हो जाएगा? देखिए यह है मैक्सिको, मलेशिया, ब्राज़ील, जायरे। देखिए मिल्पा जो है मैक्सिको का है, लदांग मलेशिया का है, रोका ब्राज़ील का है और मिशोल जो है ना यह जायरे का है। कांगो जायरे जो घाटी है, जायरे जगह है, वहाँ का है यह क्या, झूम कृषि। इसके बाद देखिए और जो कुछ है, जैसे मिशोल जायरे हो गया, कोनुका कहाँ का, वेनेजुएला का है, एवं मसोलो है मध्य अफ्रीका का। देखिए अधील दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? अधील दर्रा, देखिए अधील जो है ना यह लद्दाख में है। कहाँ है? अधील दर्रा लद्दाख में है। इसके बाद देखिए जो अति महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो एग्जाम पूछे जाते हैं उसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए जैसे माना दर्रा, माना नीति, ये सब कहाँ है? सब उत्तराखंड में है। दीफू कहाँ है? दीफू अरुणाचल प्रदेश में है। अघिल दर्रा लद्दाख में है। जांगला दर्रा लद्दाख में है। खारदुंगला, देखिए जांगला खारदुंगला, इसके अंदर ला लगा हुआ है, यह लद्दाख हो गया, ल से लद्दाख, अल्लाह से ला, खारदुंगला, जांगला सब लद्दाख हो गया। इसके अलावा अधील, इसमें भी ला लगा हुआ है, यह भी लद्दाख का है। इसके देखिए जो शिपकिला हिमाचल प्रदेश का है। लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि तुजू दर्रा जो है यह मणिपुर में है। अलग देखते हैं, वर्ष 1985 से 1990 के बीच में कौन सा पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था? देखिए 1985 से 90 के बीच में यह 7वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सा था? 7वीं था। इस योजना में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान इसे प्रस्तुत किया गया था। देखिए एक 5वीं पंचवर्षीय योजना है जो अधिक चर्चित है। इसमें नारा दिया गया था कि गरीबी को हटाओ। क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को हटाओ। अब देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना था ना यह हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। अब देखिए जब 7वीं था यह डब्ल्यू मिलर मॉडल पे था। कौन सा? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। अगला है, भारत में गेहूं शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं के जो 3 शीर्ष उत्पादक राज्य हैं यह कौन से हैं? देखिए गेहूं जो है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब। क्या है? सर्वाधिक कहाँ? उत्तर प्रदेश में, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब। लेकिन अगर प्रतिशत में पूछेगा ना तो प्रतिशत में हो जाएगा पंजाब, लेकिन यहाँ पूछ रहा है सिर्फ सर्वाधिक कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? एक ये कहाँ है? यह दक्षिण अंडमान में। कहाँ? दक्षिण अंडमान में है। देखिए इसके अलावा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ना, यह 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला देखिए, बाल्टीमोर बुलेट उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? क्या? बाल्टीमोर बुलेट, यह देखिए माइकल फेल्प्स को। माइकल फेल्प्स एक विख्यात क्या है? तैराकी है। माइकल फेल्प्स जो है यह विख्यात तैराक हैं। इन्हें बाल्टीमोर बुलेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखते हैं, यह जानते हैं हाल ही में इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। माइकल फेल्प्स जो है यह ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक जीतने वाले 5 ग्रीष्मकालीन खेलों में कुल 28 पदक, कितना? कुल 28 पदक जीते थे। इसमें 23 स्वर्ण, 3 रजत एवं 2 कांस्य शामिल है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि यह किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से है। क्या है? माइकल फेल्प्स जो है यह विश्व प्रसिद्ध तैराकी है। अगला है, निम्नलिखित में से मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला के नागर शैली में निर्मित हुआ है? देखिए कौन सा मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित हुआ है? ये देखिए हो जाएगा
इनमें सभी लिंगराज मंदिर हो गया, कंदरिया महादेव जी का मंदिर हो गया एवं सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ है? सब नागर शैली में। देखिए नागर शैली ज़्यादातर जो उत्तर भारत के है ना, यह नागर शैली में होता है, और जो दक्षिणी भारत के हैं यह द्रविड़ शैली में होता है। और एक होता है बेसर शैली। बेसर शैली जो दोनों का मिक्स डिजाइन दिया जाता है उसे हम बेसर शैली में कहते हैं। देखिए नागर शैली कुछ मंदिर जो है, कंदरिया महादेव जी का मंदिर जो कि खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, सूर्य मंदिर कोणार्क, ये कहाँ किसमें है? ये भी नागर शैली में। इसके अलावा देखिए जो द्रविड़ शैली के हैं, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, यह किसका है? यह द्रविड़ शैली का है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर यह मदुरई में है। एम्बावेश्वर मंदिर यह कांचीपुरम में है, ये भी क्या है? यह द्रविड़ शैली का है। जबकि देखिए जो बेसर शैली है यह होयलेश्वर जो कि कर्नाटक में है, और चेन्नाकेशव मंदिर यह वेल्लूर में है। कैलाशनाथ मंदिर एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है यह भी क्या है? यह बेसर शैली से है। हाल में प्रश्न पूछा गया था कि राम मंदिर जो बना है नया वाला वह किस शैली में है? तो यह देखिए नागर शैली में है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए कूट को सही उत्तर चुनें। देखिए भारत के जलप्रपात एवं अवस्थित, देखिए ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। देखिए एक कौन सा? दूध सागर जो है यह देखिए मांडवी नदी में है, गोवा में है। गोवा और महाराष्ट्र के बीच में है कौन सा? मांडवी नदी, इस पे है दूध सागर जलप्रपात। देखिए इस प्रपात का सीन जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी बना है उसमें इसका साफ दिखाया गया है, कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। इसके बाद देखिए बरकाकाना, क्या है? बरकाना है ना, बरकाना कहाँ है? कर्नाटक में है। खंडाधार जो है यह उड़ीसा में है। और पलानी कहाँ है? यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुभाष चंद्र बोस द्वारा उद्धृत लिया गया है? देखिए सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ये सब जानते होंगे कौन सा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक कथन किनका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। देखिए इन्होंने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना में आज़ाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस ने, जो कि कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा बनाया गया था, इन्हें पुनर्जीवित किया। और 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। इसके अलावा 31 अक्टूबर को 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कब किए थे? 1943 में। कहाँ? सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार के गठन किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। देखिए इनका जन्म दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाता है। देखिए 23 जनवरी क्या मनाता है? इनके जन्म दिवस जो 23 जनवरी को मनाता है, इन्हें पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। और यह प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है, तो कृपया ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आगे बन सकता है। 23 जनवरी क्या है? पराक्रम दिवस। अगला है ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था? देखिए ये लिया था वर्ष 1858 के भारत सरकार अधिनियम में। कौन सा लिया था? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लिया गया था। अगला है भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देखिए यह किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ? वर्ष 1922 में इलाहाबाद में सर्वप्रथम, जिसे अब क्या प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पहली बार ICS का परीक्षा लिया गया था। अगला निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन के काले झंडे दिखाए गए थे, वे कौन थे? देखिए वो कौन थे? यह थे लाजपत राय। इन्हें पंजाब का सिर कहता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो साइमन कमीशन गो बैक जो 1928 में भारत आया था, इनके विरोध में थे, क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे और इन्होंने एक कमीशन तैयार करना था जिसके विरोध में सब भारत के क्रांतिकारी उतरे थे। इनमें लाजपत राय जी का लाठी से चोट खाकर इन्हें मृत्यु हो गया था। और इनका कहना था कि मेरे सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी का चोट जो है यह अंग्रेजों के खदेड़ने में कील के ताबूत के बराबर शामिल होगा, कील के ताबूत बराबर होगा। अलग से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से कौन था? देखिए वर्ष 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, इसके संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसका नाम है। कई जगह एओ ह्यूम सिर्फ रहता है, तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए ब्रिटिश सिविल सेवक थे। अगला देखते हैं, और सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। निम्नलिखित में से आंदोलन में संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए, वो कौन सा होगा? देखिए इसका हो जाएगा फराजी आंदोलन। यह कहाँ हुआ था? ये हुआ था हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा। इसके अलावा मोहम्मडन लिटरेसी सोसाइटी, इसका यह हुआ था नवाब
अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन यह किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अब बहावी आंदोलन जो है रायबरेली के सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे ध्यान से देख लेगा। अगला है मुस्लिम कृषकों का एक संगठन विरोध मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। देखिए मोपला जो है ना यह कहाँ हुआ था, यह केरल में हुआ था, जबकि कुक्का कहाँ हुआ था, कुक्का जो आंदोलन है यह पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुक्का पंजाब में हुआ था, अब बहावी बिहार में हुआ था, और जो मोपला है यह केरल में हुआ था। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक किस भाषा से लिया गया है। देखिए जो विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस के नाटक पुस्तक यह संस्कृत से लिया गया है। मित्र विलास प्रहसन के रचयिता महेंद्र वर्मन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित थे। देखिए यह थे पल्लव से, किसे थे, यह पल्लव वंश से संबंधित है मित्र विलास के लेखक। अगला देखते हैं 20वां प्रश्न है धर्मपाल को बिहार के भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना था। देखिए धर्मपाल जो है ना यह किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना, जबकि जो कुमारगुप्त थे ना यह किए थे नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। कौन, कुमारगुप्त की द्वारा किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। देखिए बॉल बेयरिंग का उपेक्ष स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण परिवर्तित करता है। देखिए इसका हो जाएगा बॉल बेयरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के साथ एक मध्य छोटी गोली होती है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों कथन क्या है, सही है। यह बॉल बेयरिंग के बारे में बताया गया है, आसान से प्रश्न लिखा है। देख रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हो जाएगा देखिए अल्फा किरण एक रेडियो द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवचित है। अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। देखिए इनमें से ये तीन ऑप्शन सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखते हैं क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ये देखिए संवेग को रोकने के लिए करना, क्या संवेग को कम करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है संवेग को शून्य करने में, ऑप्शन नंबर होगा। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है। देखिए इसमें जो लाल रंग का परास होता है ये 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। देखिए एक बार सबको देख लेते हैं बैजानी हपीनाला जो तरंगधैर्य होता है ना यह इसी क्रम में होता है। पहले था बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। देखिए बैगनी का होता है 3900 से लेकर 4460 तक, उसके बाद जामुनी का होता है 4400 से 46 तक, नीला का होता है 46 से 50 तक, हरा का होता है 50 से 57। देखिए हरा जो है ना यह बीचों बीच में पाता है, इसलिए आंखों के लिए सुग्राही रंग बनाता है। हरा एवं पीला जो है ना यह क्या है आंखों के लिए अति अनुकूलन रंग बनाता है हरा एवं पीला को। अब देखिए पीला कितना होता है 5700 से 59 तक होता है। नारंगी का होता है वेवलेंथ 5900 एंगस्ट्रॉम से 6200 एंगस्ट्रॉम तक, जबकि लाल का होता है 6200 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। और देखिए इससे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा, तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा, तो हो जाएगा किसका, बैगनी का। जबकि पूछेगा कि सर्वाधिक प्रकीर्णन सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, सबसे कम प्रकीर्णन जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। इसलिए जो सूर्य की किरण है ना सुबह सुबह लाल दिखाई देता है, चूंकि सर्वाधिक प्रकीर्णन हो जाता है किसका, बैगनी का, सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल का, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है आकाश लाल दिखाई देता है। अगला देखते हैं निम्नलिखित कथनों को सही कथन चुने। देखिए 25 नंबर क्या है, चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला है सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक को, ये देखिए गलत है, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम क्या है, ये दोनों अर्धचालक हैं। तो और सिलिकॉन की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। देखिए ऑप्शन ए एवं इसका सी हो जाएगा, कथन 1 एवं 3 दोनों सही है। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, यह अचालक नहीं होकर क्या अर्धचालक है। अगला घर्षण के द्वारा दिए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह किसका नियम है। देखिए ताप का नियम है। ताप का नियम कहता है घर्षण में जो बल लगा है ना वह ऊर्जा का क्षय नहीं होता बल्कि वह ताप में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर हम कोई दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जो घर्षण होता है इससे जो बल लगता है इसके बाद क्या होता है वो दोनों के बीच में ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, तो वह ऊष्मा में परिवर्तन हो जाता है। अगला देखते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल कैसा होता है। देखिए यह उसके द्रव्यमानों के गुणज के समानुपाती होता है। क्या होता है,
उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है। और प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम कहता है कि अगर कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह तब तक उसी अवस्था में रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इससे जड़ता का नियम प्राप्त होता है। जबकि बल के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का परिभाषा मिलता है। और तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि कोई वस्तु पे जितना बल इधर से लगाया जाएगा उसके विपरीत ही उस पर उतना ही बल लगेगा। मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया होता है यह न्यूटन के तीसरे नियम में उल्लिखित है। अगला, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस क्या है? देखिए, एक प्रश्न रेलवे में स्टैटिक में पूछा जा चुका है कि वेल्डिंग में जो गैस उत्पन्न यूज होता है ना, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन होता है। यह देखिए 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और यह प्रश्न बहुत हाईलाइटेड था कि जो वेल्डिंग में होता है इसमें कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण यूज किया जाता है वेल्डिंग में। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होता है? देखिए, अम्ल वर्षा क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड N2O एवं SO2 के द्वारा मिलने पर क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। इसका pH मान जानते हैं? 5 से कम होता है, इसलिए अम्ल वर्षा इसका नाम दिया गया। और इसमें इस वर्षा से होने वाले नुकसान को सर्वाधिक रक्त जो स्किन कैंसर है ना, यह होने की संभावना ज़्यादा होता है एवं स्किन डिजीज जो नामक जो बीमारी है यह सर्वाधिक होता है। फोटोन पर आवेश होता है। देखिए, फोटोन पर कौन सा आवेश होता है? यह इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत क्या होता है? प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पर आवेश होता है। मिथाइल ऑरेंज में के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? यह देखिए होता है पीला। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन है ना, यह पीला होता है। देखिए, अम्ल को अगर क्षार में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? अम्ल को डालेंगे क्षार में तो नीला हो जाएगा, जबकि क्षार को डालेंगे अम्ल में तो क्या हो जाएगा? सॉरी, अम्ल को नीला हो जाएगा क्षार में डालने पर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, एक होता है भौतिक अभिक्रिया। सॉरी, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो मक्खन का खट्टा होना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है। जबकि बर्फ का पिघलना एवं आयोडीन का क्रिस्टल होना, गीले कपड़े का सूखना, ये सब भौतिक प्रक्रिया का कारण है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन से कहते हैं जिसमें अगर वह एक वर्ष में अभिक्रिया हो चुका है तो वह दोबारा अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक क्रिया। जबकि जो भौतिक क्रिया होता है ना, एक बार अपने अवस्था को चेंज करने के बाद दोबारा उसी अवस्था में वापस आ सकते हैं। जैसे देखिए, बर्फ से पानी बनता है, जल से बर्फ बनता है, फिर हम पुनः बर्फ से जल बना सकते हैं। लेकिन अगर दूध एक बार खट्टा हो गया है तो दही बन गया है तो उससे दोबारा हम दूध के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या कहता है? रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की सबसे सही निर्धारित करता है? देखिए, यह हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या। जो प्रोटॉन की संख्या है ना, यह किसी तत्व के परमाणु क्रमांकों का सही निर्धारित करता है। कौन? प्रोटॉन की संख्या करता है। देखिए, नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन जो है यह चारों ओर चक्कर काटता रहता है नाभिक के। अगला है, और नाभिक से ध्यान रखिएगा, सबसे जो प्रबल बल है ना, यह नाभिकीय बल कहता है, जबकि सबसे कमजोर बल कहता है गुरुत्वाकर्षण बल को। यह प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अम्ल वर्षा से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। सर, ये तो देख चुके हैं ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? देखिए, पीने के पानी का जो शुद्ध किया जाता है यह क्लोरीन होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है क्या? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। लगता है कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? देखिए, 36 में पूछ रहा है इनमें से कौन सा सम्मिलित सही नहीं है। यह हो जाएगा विटामिन B1। या कौन सा होगा? विटामिन ए एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ना, यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है, जबकि विटामिन B1 थायमिन है, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है, विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबाल्म है। देखिए, विटामिन B12 की कमी से अरक्तता नामक बीमारी होता है, जिससे शरीर में खून की कमी होता है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियों को कमजोर होना एवं ऑस्टियोमलेसिया नामक बीमारी होता है। और विटामिन डी को हार्मोन के रूप में माना जाता है। प्रश्न पूछा गया कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो वह होगा विटामिन डी। और विटामिन ए, डी, ई के जो है यह सब वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील। देखिए, इसे याद ऐसे रख सकते हैं, गैल भैंसिया पानी में बी और सी क्या है? बी और सी जो है यह जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई के जो है विटामिन ए, डी, ई के क्या है? वसा में घुलनशील है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछता है कि मनुष्य के लीवर में कौन सा विटामिन संचित रहता है? यह होगा ए, डी, ई के। ये जो चारों विटामिन है यह मनुष्य के लीवर में संचित रहता है, जिसे शरीर अपने ऊर्जा अनुसार उसे यूज करता है। और देखिए, जो शरीर में सबसे तेजी से विटामिन बनता है वो कौन सा विटामिन है? ये भी प्रश्न पूछा गया है कि शरीर में सबसे तेजी से विटामिन बनने वाला कौन सा है, तो होगा विटामिन डी। और विटामिन डी जो है सर्वाधिक जो सूर्य के पहले किरण होता है ना सुबह सुबह का, उसमें अधिक पाया जाता है। एवं जो कैल्शियम युक्त पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन डी पाया जाता है। एवं जो यकृत
देखिए मछली का जो तेल होता है इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है, कॉड लिवर ऑयल से कहते हैं। अगला है, मानव मस्तिष्क में स्मरण कहाँ होता है? देखिए स्मरण शक्ति जो होता है मनुष्य में, ये सेरिब्रम में होता है। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क में 3 मुख्य रूप से भाग होते हैं, सेरिब्रम होते हैं, सेरिबेलम होते हैं, एवं एक होता है थैलेमस या हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस का काम, देखिए सेरिबेलम का काम क्या हो गया? किसी भी चीज़ों को याद रखना। और सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम हो गया अग्र मस्तिष्क, इसका काम है किसी भी चीज़ों को अधिक देर तक याद रखना। एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या है काम है? शरीर को संतुलित रखना, सेरिबेलम का। अगला है पोषवाहक फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, फ्लोएम प्रकाश की संश्लेषी उत्पादों को वहन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम एवं जाइलम क्या है? जाइलम जानते हैं, पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन करता है ना, उसे जाइलम कहते हैं। जबकि फ्लोएम का काम है पेड़ पौधों को खनिज पदार्थ बनाना। इसे पौधे का रसोई घर भी कहता है, रसोई पहुंचाने वाला। रसोई घर तो कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को। प्राचीन काल में जानवरों एवं पौधों को, अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान को क्या कहता है? देखिए इसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी। क्या कहता है? पैलियोंटोलॉजी कहता है इसे। आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व संबंधी विज्ञान के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहता है। आर्कियोलॉजी जो है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? पैलियोंटोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय के अध्ययन को क्या कहता है? एंथ्रोपोलॉजी कहता है। अगला है मनुष्य के शरीर में, देखिए मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? अपेंडिक्स जो होता है ना, देखिए मनुष्य के शरीर में क्या होता है? एक अवशेषीय अंग के रूप में बनाता है। हर एक मनुष्य के शरीर में एक अवशेषीय अंग है, मुख्य रूप से कई अवशेषीय अंग होते हैं, 2-3 होते हैं, लेकिन जो अपेंडिक्स है ना, यह क्या है? इसका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है अपेंडिक्स का, लेकिन इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो वह शरीर के लिए अति नुकसान हो जाता है। और देखिए अपेंडिक्स जो होता है ना, इसमें यह कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। मानव पाचन तंत्र में किसके द्वारा पित्त रस का स्राव होता है? देखिए पित्त रस का जो स्राव होता है यह यकृत से होता है। क्या? यकृत में होता है। पित्त रस में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र करता है। अब पित्त रस कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7 होता है। जबकि मनुष्य के ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। एक बार रेलवे के टेक्नीशियन को पूछा गया था कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो उसमें देखिए ऐसा प्रश्न जल्दी नहीं बनता है, लेकिन पूछा गया था कि मानव शरीर कितना होता है, तो उसका भी ऑप्शन 7.4 दिया गया था आयोग के द्वारा। अगला, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है, कौन सा है? ये होता है हीमोग्लोबिन। देखिए श्वसन वर्णक जो है ना, यह हीमोग्लोबिन का कहता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम क्या है? शरीर में ऑक्सीजन को की परिवहन करना। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो हीमोसिन होता है, इसके कारण क्या होता है? ब्लड लाल होता है। हीमोसिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य का रंग क्या होता है? लाल होता है। देखिए एक होता है WBC, एक होता है RBC। तो RBC का हो गया रेड ब्लड सेल, इसका जीवन काल 90 से 120 दिन तक होता है। जबकि WBC का होता है 3 से 4 दिन। इसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है रोगाणु से लड़ना एवं शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना। और देखिए RBC की कमी से कारण क्या होता है? एनीमिया नामक बीमारी होता है। जबकि WBC की वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया नामक बीमारी होता है, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। तो ल्यूकेमिया क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर कहते हैं। इसमें WBC की अत्यधिक वृद्धि के कारण ये हो जाता है। अगला है लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है, क्योंकि उसमें क्या होता है? देखिए उसमें जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम पाए जाने के कारण इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। जबकि शरीर का ऊर्जा हाउस या पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहता है। देखिए इसका काम क्या है? जो शरीर में जितने भी ऊतक कोशिका मर गए हैं उसका भक्षण करना, क्या लाइसोसोम का काम है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? देखिए कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, यह राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाले हार्मोन नहीं है? देखिए जानवर में कौन सा हार्मोन नहीं पाया जाता? तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इंसुलिन, थायरिन एवं एड्रिनल है, यह जंतु में पाया जाता है। जबकि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है ना, यह पादपों में पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सीजन हार्मोन जो है यह पादपों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होता है? देखिए अवमूल्यन जब हो जाता है तो निर्यात में वृद्धि होता है। क्या? खरीद में कमी होता है एवं निर्यात में वृद्धि होता है अवमूल्यन का कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? देखिए RBI से संबंधित नहीं है, यह क्या हो जाएगा? कौन सा प्रश्न था? हाँ, मुद्रास्फीति में
आरबीआई संबंध नहीं था, यह हो जाएगा जनता को पैसा उधार। देखिए जनता को जो पैसा उधार देने का काम है यह मुख्य रूप से जो बैंक होते हैं उसका काम है, जबकि आरबीआई का काम है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा था। देखिए आरबीआई का जो स्थापना है ना यह यंग हिल्टन कमेटी के द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता था, लेकिन वर्ष 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता से लेकर कहाँ चला गया, मुंबई कर दिया गया, चूंकि मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। और देखिए इसका जो पहले अध्यक्ष थे यह ओस्बोर्न स्मिथ थे, जबकि प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे सी डी देशमुख। इसका जो राष्ट्रीयकरण किया था यह 1 जनवरी 1949 को किया था। क्या आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया था, वर्ष 1949 में किया था। और इसके जो मोहर है ना, लोगो में एक टाइगर है और एक क्या है, एक ताड़ का पेड़ है। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि आरबीआई के लोगो में क्या है, तो एक ताड़ का पेड़ है एवं क्या है, और एक टाइगर है, टाइगर एवं ताड़ का पेड़ है। अगला है, किस राज्य की वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है। देखिए वर्जिन कोकोनट ऑयल को जो जीआई टैग दिया गया है, यह दिया गया है अंडमान निकोबार को। किसे, अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया है। अगला देखते हैं, असम सरकार द्वारा शुरू की गई गुणोत्सव पहल 2025 किससे संबंधित है। देखिए जो गुणोत्सव है ना यह शिक्षा क्षेत्र से क्या है, शिक्षा क्षेत्र से है गुणोत्सव। देखिए राज्य के 16,056 स्कूलों में 14.11 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें उन्हें सीखने की क्षमता और बेहतर किया जा सके, इसके लिए इसका कार्य किया, यह पहल को शुरू किया गया है। इसका थीम क्या रखा गया था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। देखिए असम की राजधानी दिसपुर से शुरू किया गया था, एवं जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा यह इसे शुरुआत किया गया था। कौन सा गुणोत्सव उत्सव, यह शिक्षा से है। बिहार में घड़ियाल प्रजनन किस जिले में पाया जाता है। देखिए बिहार में जो है ना यह घड़ियाल प्रजनन जो है कहाँ पाया जाता है, गोपालगंज में पाया जाता है। कहाँ, गोपालगंज में घड़ियाल प्रजनन पाया जाता है। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था। देखिए क्या भोपाल में। कहाँ, 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया था। और इसका उद्घाटन कौन किए थे, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना मोहनलाल यादव या मोहन यादव जी किए थे। देखिए इस आयोजन में बहरीन, यूएई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब जैसे गल्फ देशों के बाल वैज्ञानिकों ने भी अपनी प्रस्तुति दी थी। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल किया है, यह कहाँ किया गया है। देखिए किया गया चंदौली से गढ़वा। कहाँ से, चंदौली से गढ़वा के बीच किया था। इसका नाम रुद्राक्ष रखा गया था। यह ट्रायल उत्तर प्रदेश के चंदौली से झारखंड के गढ़वा तक किया गया है। इसमें कुल 345 बोगी थे एवं इंजनों की संख्या कितना था, 7 था। और कुल दूरी जो किया गया था 209 किलोमीटर किया गया है। इसमें परिचालन का मुख्य उद्देश्य तेजी से लोडिंग करना तथा सामग्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाना था। देखिए कुल कितना बोगी था, 345 बोगी एवं 7 इंजनों द्वारा चलाया गया था। इस ट्रेन का नाम रखा गया था रुद्राक्ष। क्या, रुद्राक्ष नाम रखा गया था। यह उत्तर प्रदेश से लेके गढ़वा जो है झारखंड में यहाँ तक की दूरी तय किया गया था। अगला है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर सोनोबॉय सोनार उपकरण क्या है, सोनोबॉय सह उत्पादन करने के लिए समझौता किया गया है। ये देखिए किया गया अमेरिका के साथ, किस तरह, अमेरिका के साथ किया है। जनवरी 2025 में 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं है। देखिए जो 4 खिलाड़ी है ना, तो शरद चंद्र कमल जो है इसमें नहीं है, जबकि मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है देखिए 2024 में 4 खिलाड़ी जो दिया गया है इनके नाम है डी गुकेश जो कि शतरंज से है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से है, मनु भाकर शूटिंग से है, एवं प्रवीण कुमार जो है यह पैराथलीट है। तो शरद चंद्र कमल नहीं है, क्या है यहाँ पर हो जाएगा इसकी जगह, पैराथलीट प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर एवं डी गुकेश, इन चारों को मिला है। अगला है, जबकि अर्जुन पुरस्कार कुल 32 खिलाड़ियों को दिया गया है। राज्य सरकार में पायलट परियोजना के तहत भांग की खेती की जा रही है। कहाँ, देखिए हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को मंजूरी दे दिया है। औषधीय उत्पादनों में वृद्धि के लिए हिमाचल प्रदेश जो है यह भांग की खेती को मंजूरी दिया है। तो कहा जाएगा हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय संस्थान द्वारा हाइपरलूप का परीक्षण किया जा रहा है। देखिए हाइपरलूप यह किया जा रहा है आईआईटी मद्रास के द्वारा। देखिए आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से अपने परिसर में 422 मीटर लंबी हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक शुरू किया है। इसका उद्देश्य स्पीड परिवहन की क्रांति लाना है, जिसमें कुछ ही मिनटों में अल्फा फास्ट इंटरसिटी यात्रा संभव हो सके। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है।
देखिए एबेल पुरस्कार जो है यह मासाकी काशिवारा जो कि जापान की गणितज्ञ हैं, इन्हें दिया गया है 2025 के लिए। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के कार्य हेतु दिया जाता है। इसे देखिए नॉर्वे सरकार की तरफ से दिया जाता है। इनका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नीतस हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार में को पहली बार 2003 में दिया गया था। तो अभी किसे दिया गया है? जापान की जो लेखक मैथमेटिशियन है मासाकी काशिवारा। अलग होते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन सा स्थापित हो गया है? देखिए भारत का जो पहला कंप्यूटिंग गांव है यह अमरावती, क्या अमरावती को बनाया गया है। अगला है, इसका उद्देश्य क्या? देखिए इसका उद्देश्य है कंप्यूटिंग अनुसंधान एवं सहयोग के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाना जिसमें रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी शामिल है। देखिए जनवरी 2026 से यह गांव क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर देगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए यह जो है 15 मार्च को मनाता है ना, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता है। देखिए 20 मार्च को क्या मनाता है? खुशहाली दिवस मनाता है, जबकि 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे मनाता है। इसका इस बार का थीम था आई लव स्पैरो। और गौरैया जो है यह बिहार का राज्य के पक्षी है, इसे ध्यान रखिएगा। जबकि 22 मार्च को मनाता है जल दिवस एवं क्या है बिहार दिवस के रूप में मनाता है 22 मार्च को। अब 22 में क्या मनाता है? 22 में मनाता है जैव विविधता दिवस, जबकि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाता है। तो अप्रैल एवं मार्च में इस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। इसके अलावा जो 8 मार्च है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है, जबकि 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाता है। और 13 फरवरी को क्या मनाता है? विश्व रेडियो दिवस मनाता है। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए यह किया गया इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप 2025 में हुआ है, यह 17 से 23 मार्च तक हुआ था। इसका आयोजन कहाँ किया था? इंग्लैंड में किया गया है। भारत और किस देश में के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन, देखिए धर्म गार्जियन वीर गार्जियन ये जो एक्सरसाइज है ना, यह किसके बीच होता है? यह जापान के बीच होता है। अगला है, जबकि सिलनेक्स और सूर्य किरण, सिलनेक्स होता है किसके साथ? श्रीलंका के साथ। और सूर्य किरण जो होता है यह होता है नेपाल के साथ। अगला है, हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? देखिए यह किया गया फिलीपींस में। फिलीपींस में तमिल कवि जो के प्रसिद्ध कवि हैं थिरुवल्लुवर, इनका प्रतिमा फिलीपींस में अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला स्थापित करेगा? कौन एक सामुदायिक विकास का पहल स्थापित कार्यक्रम है? यह कौन सा है? ये देखिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा है। क्या? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDD का देश में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए वर्ष 1952 में पायलट आधार पर इसका शुरुआत किया गया था। अगला है 64 नंबर प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की अनुसूची किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? देखिए यह दिया गया है 243 का जी के तहत। क्या? 243 के तहत पंचायतों को 29 विषय पे काम करने का अधिकार दिया गया है। देखिए पंचायत जो है ना अनुसूची 11 में है, किसमें? 11 में है, एवं भाग 9 में है। तो देखिए 9 और 2 जोड़ के कितना होता है? देखिए 29 है ना, तो 2 और 9 जो कि 11 होता है, 11 में अनुसूची हो गया। इसमें कुल 29 विषय हैं। क्या? 29 विषय हैं और यह भाग 9 में लिखित है। देखिए पंचायती राज का गठन जो है यह आर्टिकल 40 के तहत किया गया है, जो कि गांधीवादी विचारों को समर्थन करता है। अब पंचायती राज जो है सर्वप्रथम कब लागू किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में, जबकि 9 अक्टूबर को लागू किया था 1959 को कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो पहली बार लागू किया था राजस्थान में। अब देखिए 24 अप्रैल 1992 में इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाता है? पंचायती राज दिवस। ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाता है। जबकि मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 में निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। इसलिए 25 जनवरी क्या मनाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दिया गया है? देखिए वयस्क मताधिकार की जो मान्यता है ये देगा था आर्टिकल 226 में। देखिए भारत का कोई भी नागरिक जो है ना, अगर यह 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो इससे संवैधानिक अधिकार हो जाता है। क्या? वोट देने का अधिकार और मत देने का अधिकार से जो दिवस है मतदाता दिवस कब मनाता है? तो 25 जनवरी को मनाता है। देखिए इसका जो पहले था 21 वर्ष था, 61वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1988 के द्वारा क्या 1989 से क्या कर दिएगा? 21 वर्ष कर दिएगा, 18 वर्ष कर देगा। राजीव गांधी की सरकार में जो इसका उम्र था पहले कितना था? 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1989 से इसे
21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 326 में है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने के अधिकार क्या है? देखिए, यह है एक विधिक अधिकार जो मत देने का अधिकार एवं निर्वाचन का अधिकार जो है कौन सा है? ये विधिक अधिकार है। देखिए, अगर प्रश्न पूछता है कि मुखिया एवं सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मताधिकार जो है क्या है? यह विधिक अधिकार है। इसके अलावा देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को शामिल नहीं किया गया था? देखिए, यह किया गया था क्या? एक सेकंड बेटा चुप। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया था? देखिए, इसका हो जाएगा समानता एवं नागरिक संहिता का अधिकार क्या था? इसे नहीं जोड़ा गया था। अगला है, प्रथम आपात स्थिति में घोषणा कितने समय के लिए किया था? देखिए, जो आपातकाल घोषणा है ना, यह प्रथम आदि किया था 6 महीने के लिए और इसे बढ़ाकर पूरा 3 साल तक किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किस अधिकार को विवाद के समक्ष पेश किया जाता है? यह केवल हो जानते हैं होगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कहाँ इसका जो विवाद है केवल सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। डिंडवाना एवं कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ये देखिए, लवणी झील के हैं। डिंडवाना एवं कुचामन जो है यह लवणी झील का उदाहरण जो कि राजस्थान के नागौर जिले के डिंडवाना नगर के समीप स्थित है। यह देखिए 10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है और कुचामन भी एक लवणी झील है। यह लवणी झील का उदाहरण है जो कि राजस्थान के नागौर जिले में है। नागौर से ध्यान रखिएगा, वहाँ प्रथम बार पंचवर्षीय योजना लागू किया था और पंचायती राज दिवस कब मनाता है? तो 24 अप्रैल को मनाता है। देखिए, तो हो गया क्या? डिंडवाना एवं कुचामन क्या है? ये सब लवणीय झील है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? देखिए, ब्रह्मपुत्र जो है यह इसकी सहायक नदी नहीं है, तो कौन सा जाएगा? भवानी जो है क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। भवानी किसका है? यह कावेरी का है। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को, जबकि दक्षिणी गंगा कहा जाता है किसे? गोदावरी को। जबकि मानस, तीस्ता, कपिल ये सब क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। एक देखिए, प्रश्न पूछा गया था बिहार में कि जो यू आकार का श्रेणी है भारत में, यह कौन सी नदी बनाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र बनाता है। यह बिहार पुलिस की एग्जाम पूछा गया था। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? पापीकोंडा जो है यह राजस्थान में, सॉरी पापीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा। भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा से आच्छादित है? ये देखिए है आलसी फॉल जो मृदा है यह भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में प्रसारित है। देखिए, मृदा से एक प्रश्न बचता है, मृदा के अध्ययन का क्या कहा था? तो इसे पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहता है। अब देखिए, मृदा एक होता है जलोढ़, जो नवीनतम जलोढ़ मृदा है इसे खादर कहता है और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहता है। जबकि काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहता है। काली मृदा को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से बांधों में उनके राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, प्रश्न नंबर है इसका क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध। यह कहाँ है? यह देखिए है गुजरात में। सरदार सरोवर बांध जो है यह गुजरात में है। इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध कहाँ है? यह देखिए मध्य प्रदेश में है। जबकि नागार्जुन सागर बांध जो है यह कहाँ है? तेलंगाना में है। और मेत्तूर बांध, मेत्तूर जो है यह तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में, सॉरी नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? यहाँ देखिए ऑप्शन कब दिया गया है, यह तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है यह तेलंगाना होगा, जबकि यहाँ दोनों में गुजरात दे दिया गया है, यह गलत होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जितने प्रश्न पूछे गए थे जीके जैसे को हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को पढ़ देखने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।